सभी को नमस्कार। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड के बारे में। तो अभी इमीडिएटली स्क्रीन पर चलते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हो तो ये फैक्ट शीट है एज ऑन 31 मई 2024। मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा रिलायबल सोर्सेज से डाटा लेना चाहिए। और फैक्ट शीट प्रॉपरली जो फंड मैनेजर्स है या जो स्कीम्स है वो सेबी को प्रोवाइड करते हैं, या फिर जो रेगुलेटरी बॉडीज है उनको हर मंथ उनको फैक्ट शीट प्रोवाइड करनी चाहिए। तो हमने आज फैक्ट शीट ओपन की है म्यूचुअल फंड या फिर मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड के बारे में। तो एक ही फैक्ट शीट में सभी तरह के म्यूचुअल फंड के स्कीम के बारे में आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन मिलती है। ये है मोतीलाल ओसवाल की फैक्ट शीट। इसमें आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फंड्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिटेल में, फंडामेंटल क्लियरली डिटेल में डिस्क्लोजर्स और इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका सीरियल वाइज होगा, मोतीलाल ओसवाल का फोकस फंड है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एम में ये रहेगा कि मोतीलाल फंड अच्छा है, उसमें अपॉर्चुनिस्टिक वे में इन्वेस्ट किया है। क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लंबे होराइजन के लिए कर सकते हैं या शॉर्ट पीरियड के लिए कर सकते हैं। उसमें जो स्टॉक्स है उनकी वॉलेट वो कितने वॉलेटाइल है। मान लो कल अगर मार्केट में फिर एक पैंडेमिक सिचुएशन या कोई भी ब्लैक स्वैन इवेंट आता है तो आपका फंड आपको कितना बचा सकता है, कितना बीटा है उसका, वो आज हम डिटेल में क्लियर कट फंडामेंटल इंफॉर्मेशन जानेंगे। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे, पेज नंबर 2 पर, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड माना जाता है। बट हम डिटेल में फंडामेंटल चेक करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके प्रतीक अग्रवाल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है मोतीलाल ओसवाल के। उसके बाद आते हैं हम डायरेक्टली, यहाँ पर है मोतीलाल ओसवाल का फोकस फंड। उसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड। डिटेल में अच्छी तरह से देखना। ठीक है। एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम प्रीडोमिनेटली इन्वेस्टिंग मिड कैप स्टॉक्स, यहाँ पर देखना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑब्वियस, मिड कैप अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट करना है। आपका मिड कैप कैटेगरी है, निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करता है। उसका रिटर्न हम देखेंगे पहले तो। एक साल का रिटर्न है स्कीम का आपका 48.95% का सीएजआर है। 3 साल का 34.51% का सीएजआर है। 5 साल का 27.06, और सिंस इंसेप्शन 22.92 का। वही आपके सेक्टर का आप रिटर्न देख सकते हो 53 का। निफ्टी 150 ने आपको एक साल में 53% का रिटर्न दिया है। वही 3 सालों में सीएजआर 26% का है, जो कि स्कीम के कंपैरिजन में कम है। उसके बाद आपका 5 साल का रिटर्न 25.60% है, लगभग 1% का मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप ने एक्स्ट्रा जनरेट किया है। ठीक है। यहाँ पर आप निफ्टी का रिटर्न देख सकते हो। निफ्टी का जो बेंचमार्क है, यानी स्कीम का बेंचमार्क है निफ्टी 150, उसका रिटर्न और फिर स्कीम का रिटर्न। आपको रिटर्न कंपेयर क्यों करने चाहिए कि जब स्कीम वॉलेटाइल या फिर बेंचमार्क जब वॉलेटाइल है तब हमारी स्कीम वॉलेटाइल है या नहीं, ये आपको पता चल जाता है। ठीक है। अभी हम आपके स्कीम का प्रॉपर डिटेल एनालिसिस करेंगे। एसआईपी परफॉर्मेंस देखने की कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पर इंडस्ट्री एलोकेशन देखेंगे। इंडस्ट्री एलोकेशन के बाद पोर्टफोलियो एलोकेशन भी देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में कितने इन्वेस्टमेंट क्या है। सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा 13.8% की इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद कंज्यूमेबल ड्यूरेबल, वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर अभी जो चल रहा है वो ऑटो कंपोनेंट, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर, या फिर जो इंडस्ट्री है वो ऑटो कंपोनेंट की है। टेलीकॉम, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर प्रॉपरली ऑब्जर्व कर रहे हो, इंक्रीज इन प्राइजेस, अगर आप अभी पार्टिसिपेट नहीं करते तो फिर कब करोगे, क्योंकि रैली तो अभी इंपॉर्टेंट है कि जब उन्होंने प्राइजेस इंक्रीज किए तो ऑब्वियसली रेवेन्यू इंक्रीज होगा। और जब मोनोपोली है या फिर डिओपोली आप पकड़ लीजिए, दो तीन ही प्लेयर है इंपॉर्टेंट मार्केट में, और उनको ही आपको ग्रैब करना है, तभी आपके रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। फाइनेंस इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, रियलिटी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, पावर सेक्टर, ये आप प्रॉपर देख लेना। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ, पोर्टफोलियो। एज ऑन 31 मई 2024, अभी पोर्टफोलियो देखना क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ये चीजें कि म्यूचुअल फंड में कहां पर कितना किसने इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो फंड मैनेजर ने इक्विटी के कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है, ये जानना बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ लो मिड कैप में, कोई भी रैंडमली कौन सा भी पकड़ लो, आपको 10-15% रिटर्न मिलना ही है। बट अगर एक अच्छा एनालिसिस करके, एक अच्छा प्रॉपर स्ट्रक्चर वे से सेक्टर का एनालिसिस करके अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो मान लो आपको जहां पर 30% का रिटर्न मिलना था, मान लो 20% का रिटर्न मिलना था, वहां पर आपको 25% मिल सकता है, 26-27% के रिटर्न मिल सकते हैं। तो खुद का एनालिसिस, खुद का दिमाग लगा के एक बूमिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके, इन बूमिंग सेक्टर में मतलब क्या कि जो म्यूचुअल फंड, जो सेक्टर अभी सबसे अच्छा है, कौन से म्यूचुअल फंड में उस सेक्टर को प्रायोरिटी दी है, दो तीन सेक्टर, उसमें हमारा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है या नहीं, अगर है तो उसे हम चूज कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
अभी हम पोर्टफोलियो देखेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर आपने बहुत सारे म्यूचुअल फंड देखे होंगे तो म्यूचुअल फंड बहुत ही जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टेड है, क्योंकि ये लगभग मार्केट में क्रांति लाने वाला है। अगर आप क्वांट के म्यूचुअल फंड भी देखोगे तो जियो फाइनेंशियल में क्वांट के म्यूचुअल फंड का भी बहुत बड़ा स्टेक है। उसके बाद आता है वोडाफोन आइडिया। मैंने आपको कहा वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। अभी आपने प्राइजेस इंक्रीज का देखा कि मार्केट में जो सभी चार्जेस है, मतलब कॉलिंग के या फिर नेट के इंटरनेट के चार्जेस प्रोवाइडर से, उन्होंने सभी ने प्राइस इंक्रीज किया है। जब प्राइस इंक्रीज होता है तब रेवेन्यू बढ़ता है। ऑब्वियस जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो वोडाफोन का जितना स्टेक है या जितना भी बुरा वक्त था वो स्लोली ग्रेजुअली जैसे कैश आएगा वो कम होते जाएगा। और एट द एंड मार्केट में तीन ही प्लेयर या चार ही प्लेयर बचे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ जियो, एयरटेल, उसके बाद वोडाफोन और गवर्नमेंट का बीएसएनएल। वो तो मतलब गवर्नमेंट का है इसलिए जिंदा बचा हुआ है। उसके बाद आता है जोमेटो। जोमेटो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा इस पोर्टफोलियो का, क्योंकि जोमेटो का एकदम रोबस्ट एक कंपनी का, मतलब एकदम लॉस से लेके प्रॉफिट में जब कंपनी आई है, लॉस से लेके प्रॉफिट में जब कंपनी में एंट्री मारी तो स्टॉक ने भी आपको बहुत सारे 55-60 रुपीज से मेरे ख्याल से 120-130 का प्राइस चल रहा है अभी। तो मैसिव रिटर्न जोमेटो ने भी रिटर्न जनरेट किए। टू बी इन्वेस्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट। अभी फिलहाल ही मैंने कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आपको मेरे जो डेली न्यूज एनालिसिस होता है या फिर डाटा एनालिसिस होता है उसमें बताया था कि 25% का ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ कल्याण ज्वेलर्स ने आपको प्रेजेंट करके दिया है। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस या फंडामेंटल रिसर्च होता है, ये फंड मैनेजर्स या रिसर्च एनालिस्ट या फिर तभी वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मैंने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का भी आपको कवर किया था कि उसका भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो अच्छा है। उसके बाद हम आते हैं, मैंने और क्या कवर किया था, एंजल वन का किया था कि एंजल वन का जो कस्टमर बेस है वो लगभग डबल हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। तो आपको ये भी कंसिडर करना चाहिए। ये है लगभग लगभग 100% की टोटल स्टेक की जहां पर ये फंड ने आपका इन्वेस्टमेंट किया है। ये टोटल 96% का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया है। बचे हुए 3.1% मेरे ख्याल से कैश या कहीं तो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा। ग्रैंड टोटल 100% की इन्वेस्टमेंट है। ऐसा है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप का फंड। उसके बाद फिर से हम रिटर्न देखते हैं। हम 3 साल के रिटर्न नहीं देखेंगे, डायरेक्टली 5 साल के रिटर्न देखेंगे। 5 साल में इस फंड ने आपको लगभग 27% का रिटर्न दिया है। बेंचमार्क ने 25, लगभग 26-27 का स्कीम ने, बहुत ही अच्छा है। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये पोर्टफोलियो एलोकेशन से आपको एक बहुत डिटेल में समझ आया होगा कि ये जो है इन्वेस्टमेंट है ये बहुत एक जो भागने वाले सेक्टर है उनमें किया है। बट यहाँ पर आपको बहुत ऐसे कम ये देखेंगे कि उसमें कम बीटा वाले, निगेटिव बीटा वाले स्टॉक इंक्लूडेड नहीं है। मान लो मार्केट में कल एक ब्लैक स्वैन इवेंट आता है तो सभी जो स्टॉक्स है वो लगभग 30-40-50% से गिर जाएंगे, तो उतना तो आपका पोर्टफोलियो भी गिर जाएगा। तो रिटर्न के पहले आपको ब्लैक स्वैन इवेंट में आपका पोर्टफोलियो सेफ है या नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड लगभग 10-12% का जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में कर देते हैं कि मान लो कोई भी ब्लैक स्वैन इवेंट आता है तो आपका जो शील्ड एक्ट होता है, जो लार्ज कैप होते हैं या फिर डेट होता है, वो एक्ट एज अ शील्ड। तो यहाँ पर ये कंसिडर करना चाहिए कि मोतीलाल ओसवाल में कोई भी लार्ज कैप के, मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप है नहीं जो एक्ट, जो शील्ड एज अ एक्ट कर सके। ये आपको कंसिडर करना चाहिए। बाकी भी आप, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। ये बाकी जो स्कीम्स है मैं स्कीम बता देता हूँ। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज है, मोतीलाल ओसवाल का है मिड कैप है, उसके बाद क्वांट का मिड कैप है। हम अभी डायरेक्टली रिटर्न देखेंगे। उसके बाद हाँ इतने ही डिटेल आपको प्रेजेंट किए गए हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर हिस्टोरिक रिटर्न के ऊपर। ठीक है, हिस्टोरिक रिटर्न भी मैंने ओपन करके रखे। यहाँ पर मैं सभी चीजों का, यहाँ पर आप भी देख सकते हो। ये फैक्ट शीट पढ़ना पड़ता है या फैक्ट शीट से आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये एमफी का वेबसाइट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ओपन करके रखा है मिड कैप के बारे में। मिड कैप में आपको 10 ईयर का मैं फिल्टर कर देता हूँ। उसके हाँ, यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का ऑब्वियस स्पॉन्सर है। ठीक है, आपको मिल जाएगा। कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप है, उसका आपको 10 साल का रिटर्न, मान लो 5 साल का रिटर्न देखते हैं हम, 28% कोटक इमर्जिंग इक्विटी का है। उसके नीचे आता है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, उसका 32.75% का रिटर्न है, नॉट बैड। 10 साल का रिटर्न देखें तो 22.66% का है। उसके बाद आता है क्वांट मिड कैप फंड का 37% का रिटर्न है, 5 सालों का CAGR है।
5 सालों का सीएजीआर मतलब आप ये समझ सकते हो कि एवरेज सीएजीआर का मतलब है एवरेज आपको हर साल कितना रिटर्न मिला, तो 5 सालों में 37। आप क्वांट को इग्नोर करें तो ही अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद आता है इडलविज का मिड कैप फंड, उसका आपको 30 या 31% का सीएजीआर है पिछले 5 सालों का। 10 सालों का 21 या फिर लगभग 22। उसके बाद आता है आपका एसबीआई मैग्नम मिड कैप, मेरे ख्याल से ये भी अच्छा है। उसके बाद निपॉन का भी अच्छा है। ये सभी चीजें, यस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के पहले। तो मोतीलाल ओसवाल में मैं अभी एक फंड के बारे में मेरा थोड़ा कंक्लूजन देता हूँ। अगर आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मान लो 3 साल, मिनिमम तो 3 साल आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तभी मोतीलाल ओसवाल आपको एक अच्छी रिटर्न जनरेट करके देगा। क्योंकि अभी आपने जो पोर्टफोलियो में देखा, बहुत सारे स्टॉक्स एक बहुत मिड कैप सेक्टर के हैं जिनमें थोड़ा भी अगर टच कुछ स्टॉक का कुछ न्यूज आता है तो बहुत ड्रेस्टिकली फॉल हो सकते हैं। तो अगर आपका 3 साल 4 साल का हॉराइजन है मिड कैप में रहने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत निगेटिव बीटा वाले स्टॉक्स बहुत कम थे, जो कि मार्केट गिरा तो सभी म्यूचुअल फंड के जो स्टॉक्स है वो ड्रास्टिकली गिर जाएंगे। सेव करने के लिए बहुत सारे एक्ट, शील्ड एक्ट करने के लिए कोई भी स्टॉक्स है नहीं। तो अगर आप 3 साल 4 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, आप ये कंसिडर कर सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर यहाँ तक वीडियो आपने देखी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।